हमें ज्वाइन किया है मुआफिया मलिक ने, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, CBT एज वेल एज NLP कोचिंग प्रैक्टिशनर हैं एंड एन एंकर पर्सन हरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम मुआफिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। अरसे बाद मुलाकात हो रही है Exactly. फिर। एंड देन ऑफ कोर्स हमारे फेवरेट रेजिडेंट साइकाइट्रिस्ट, जो हम सबका भी ख्याल करते हैं और फिर हमारे व्यूअर्स का भी करते हैं, डॉक्टर एहसानुल हक चिश्ती हमारे साथ हैं। 25 साल से माशाल्लाह प्रैक्टिस कर रहे हैं इस फील्ड में और कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, गर्ल एंड बॉय, बड़ा ही सिंपल। नहीं, आपको गर्ल एंड बॉय कहूँगी तो मैं भी गर्ल बन जाऊँगी ना, मैं अपने आप को सिक्योर कर रही होती हूँ एक्चुअली। अच्छा ओके, फोबियाज, आखिर फोबियाज है क्या डॉक्टर साहब? आई स्टार्ट विद यू। फोबिया एक्चुअली उस फियर को कहते हैं, उस खौफ को कहते हैं जो किसी भी सर्टन ऑब्जेक्ट से, किसी सर्टन सिचुएशन से इंसान में एक खौफ डेवलप हो जाता है उस एक्टिविटी के मुतल्लिक, और उसका एक बैकग्राउंड होता है और बंदा उस एक्टिविटी या उस सब्जेक्ट से आहिस्ता आहिस्ता अवॉइड करना शुरू कर देता है, खौफ में रहना शुरू कर देता है, और वो उसकी फिर डेली एक्टिविटीज़ में हिंडर करना शुरू कर देता है, उसकी परफॉर्मेंस में। जैसे मिसाल है, कोई ऑब्जेक्ट की अगर हम मिसाल ले लें तो उसमें एनिमल्स हो सकते हैं। बहुत से लोगों को एनिमल से फोबिया होता है, स्पाइडर हो सकता है, कोई लिजर्ड्स हो सकती हैं। इसी तरह बहुत से लोगों को आगे उसकी किस्में डिस्कस कर लेंगे, एलिवेटर्स वगैरह, क्राउड स्पेसेस। तो फोबिया एक्चुअली जो है वो उस खौफ को हम कहते हैं। इसके इम्पैक्ट्स देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। लाइक जो फ्लाइट फोबिया वाले हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगी उम्रा करने जाना है, बच्चे बाहर रहते हैं मिलने जाना है, बट दे कांट, क्योंकि फ्लाइट फोबिया की वजह से उनको लगेगा कि मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगी। अब मेरे खालू दे कांट ट्रैवल। बिल्कुल, मेरे खालू बिग रिनाउन आर्टिस्ट हैं शकील सहगल, और उनको बड़ी दफ़ा इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है अपने एग्जिबिशंस वगैरह के लिए, और उनको पहले तो फ़्लाइट फोबिया था, अब इतना ज़्यादा है कि लिटरली उनको मेडिसिन और मेडिकेशन दे के आधा सिडेट करके ले जाना पड़ता है, क्योंकि वो नहीं जा पाते जहाज़ पे। और उन्होंने काफ़ी हद तक 90% तो अपनी ट्रैवलिंग को वैसे ही ज़ीरो कर दिया कि मैंने नहीं जाना। कि आपकी लाइफ इतनी डिस्टर्ब होती है, आप उन जगहों पे और उन चीज़ों को अवॉइड करना बल्कि अपनी ज़िंदगी से निकाल ही देते हैं। और अब देखिए ना, उसका भी फेयर इरेशनल कैसे है, क्योंकि आप अब जहाज पे सफर करना गाड़ी में सफर करने से ज्यादा सेफ है अगर आप हिसाब लगाएं इस चीज का। तो जब आप फैक्ट्स देखते हैं तो एक्चुअली जहाज में ट्रैवल करना इज मच सेफर देन ट्रैवलिंग इन द कार, क्योंकि कार एक्सीडेंट ज्यादा कॉमन है, लेकिन ऐसे लोग गाड़ी में आराम से बैठ जाएंगे। इसीलिए रैशनल कहा जाता है ना कि वो डेंजर जो आप एक उसमें ज्यूम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली होता नहीं है। जो आप डेंजर आपने उसके साथ एसोसिएट कर दिया होता है, लाइक एलिवेटर ही है। अब एलिवेटर में आप देखें कॉमन पीपल रोज आते जाते हैं, लेकिन जो फोबिया वाला है उसको लगता है मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि उसने जो वो एक्सपीरियंस किया होता है पैनिक अटैक, वो इतना सीवियर होता है कि उसको लग रहा होता है मेरी जान निकल रही है और मैं बस मरने लगा हूँ। तो वो उस एक डर से वो दोबारा वो एक्सपीरियंस करने की हिम्मत नहीं होती। साइकियाट्रिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही थी, जेनेटिक रीजंस। जी मोरूसी जी, थोड़ा सा ये समझा दें कि ये मोरूसी कैसे हो सकता है? भाई फेयर आपके दिमाग के अंदर है, तो ये जिस्म जेनेटिकली कैसे? देखें, जीन्स तो आपको पता है आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं पर्सनैलिटी के, इंक्लूडिंग डिजीज़, हर चीज़ कैरी करते हैं। लाइक अदर फिज़िकल इलनेसेस लाइक डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इसी तरह साइकेट्रिक इलनेसेस भी जिन पेरेंट्स में होती हैं उनके बच्चे ज़्यादा टेंडेंसी होती है उनमें कि वो अगर उनको ज़रा सा भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस आएगा तो वो वाली डिजीज़ उनमें डेवलप होने का रिस्क ज़्यादा होता है, जल्दी होता है। सही। तो इसलिए जो प्री डिस्पोज होते हैं जेनेटिकली, जिनके पेरेंट्स में ये डिज़ीज़ होती है एंग्जाइटी की, डिप्रेशन की या फोबियाज़ की, उनमें ये रिस्क ज़्यादा होता है। तो हमें अगर पता हो कि इनके पेरेंट्स में ऑलरेडी पहले से है तो हमें ज़्यादा कोशिश होना चाहिए और उन पे थोड़ा सा हमें केयरफुली वॉच रखना चाहिए कि उनमें ये डेवलप ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखिए ना कितनी ज़्यादती है जी कि हम खुद ही, वो जो कहते हैं ना कि पहले हम खुद ही एक चीज़ को तोड़ते हैं और फिर उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम बच्चों की
इमोशंस के साथ बड़े गलत तरीके से खेलते हैं। बस वो अनजाने में हम इतना डैमेज कर जाते हैं, हमें उसका एहसास नहीं होता। अपनी तरफ से हम बड़ी केयर करा रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी पर्सनैलिटी में ऐसे वो दराड़ पैदा कर देते हैं, ऐसे फियर्स पैदा कर देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है और उसमें उनकी जो सेल्फ इस्टीम है, आप पढ़ाई देख लें, पढ़ाई हमने इतना इशू बनाया हुआ है और इस तरह की बहुत सी चीज़ें, कोई भी एक चीज़ बेस बना के हम उनकी शख्सियत जो है ना उसको बिगाड़ देते डॉक्टर साहब, हैं। याद है और एक अगर आप कोई भी चीज़ दुनिया में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी बच्चे की शख्सियत है, बिल्कुल उसकी कीमत पे आप उसको ग्रेड के लगा लें, कोई चीज़ लगा लें, आप उसकी शख्सियत तोड़ देंगे तो क्या करेंगे? आपने डॉक्टर साहब एक दफ़ा बताया था कि बच्चे जो एग्जाम्स के दौरान, जो बच्चे वैसे स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हाँ हैं, जी। वो एग्जाम्स में जाके पेपर नहीं दे पाते, नहीं दे पाते, या वहाँ पे anxiety से। कांपना शुरू हो जाते हैं Exactly. पेपर। अब ये वो बच्चे हैं जिनसे अगर आप उसी ये भी एग्जाम के phobia है कमरे ना? से बाहर निकाल के सारे सवालों के जवाब पूछेंगे, वो बता देंगे आपको, एग्जैक्टली ये एग्जाम फोबिया है, परफॉर्मेंस फोबिया है। क्योंकि माँ बाप ने इतना प्रेशर डाला हुआ है। डाला बिल्कुल। और उस वक्त ना स्पेसिफिकली आपके फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट हो जाते हैं, आपको नोजिया होता है, आपका ठंडे heart rate पसीने ज्यादा- आने शुरू हो Exactly. जाते हैं, vomiting आपको कर देते bowel हैं लोग। movements इतनी एग्जैक्टली बहुत एग्जाम सारी रूम में physical एक होते हैं। बच्चा तो जब मेजर एग्जाम्स हो रहे थे, एक बच्चा तो उल्टी करता ही करता है उस एक एग्जाम कॉमन Exactly. सिम्टम है ना ये, नोजिया, थ्रॉबिंग, स्वेटिंग, डिजीनेस, और Exactly. ये सारे, ये आपके पैल्पिटेशंस। लेकिन अब करें क्या अगर ऐसा मसला हो जाता है तो माफिया डॉक्टर साहब, व्हाट डू वी डू? अब अगर फॉर एग्जांपल अब हो गया, स्यापा पड़ गया है, हो गया फोबिया, अब क्या करें? देखिए, पहला स्टेप जो होता है ना किसी भी मसले में, उसको एक्नॉलेज करना होता है। पहले तो आप उसको एक्नॉलेज करें कि भाई ये एक प्रॉब्लम है, अब ये आ गया है। उसको जब आप तस्लीम कर लेंगे तो देयर आर 1000 वेज टू रिजॉल्व इट। एक्चुअली फेवरेट लाइन यही होती है ना हर किसी की, चीज़ कुछ तो नहीं है, इसको हमारी रहने दो, तो ड्रामे ना करो, डिनाइल में ही उम्र Exactly. गुजर जाती सारी। ये ज्यादा हम सुनते हैं। ड्रामे ना करो। एक तो ये फेवरेट लाइन है ना जो बच्चों को हम कह देते हैं। असल फेवरेट लाइन जो है ना, ये डिनाइल है, बस यही डिनाइल है। कि हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते कि हमारे बच्चे को कोई मसला हो सकता है, हमें तो नहीं हुआ, और वो हमारे भी- माँ और वो बाप भी ने तो- हमारी वजह से। एग्जैक्टली हमारे माँ बाप ने तो नहीं हमें ऐसा कुछ होते देखा, ये आज के बच्चे ड्रामे कर रहे हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, नो डाउट। और वो चीज़ उन्हें इतना डिस्टर्ब करती है, वो फिर वो चीज़ अपने पेरेंट्स को समझा नहीं पाते। फिर वही बात आती है कि हमें बाहर कंसल्ट करना पड़ता है कि हमारे बच्चे को शायद हमारी समझ नहीं आ रही। या ये ना मतलब मेरे पास अभी रिसेंट एक क्लाइंट आए, तो वो उसके फादर कंप्लेन कर रहे हैं ये ड्रामे कर रही है, कभी इसको दिल की धड़कन तेज हो जाती है, कभी कहती है मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, और वो उसके इमोशंस को समझ नहीं पा रहे। कितना mistrust ये है ये। टिपिकल सिम्टम्स है एंजाइटी के। Exactly. एंड व्यूअर्स, एंजाइटी फिजिकली अपने आप को मैनिफेस्ट करती है, बताती है पूरी कि दुनिया ये मानती है। दिस इज Exactly. कॉल फॉर हेल्प। आप एक बच्चे को मिसट्रस्ट कर रहे हैं, वो बेचारा चीख चीख के आपको कह रहा है, उसके फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, आप उसको देखें किस तरह से इग्नोर करके उसको बल्कि मिसट्रस्ट कर रहे हैं बिल्कुल। और उसको नेगेट कर रहे हैं। और उससे और फोबियाज उससे पैदा होते हैं। Yes. उससे और ज़्यादा होगा। तो पहला स्टेप तो वही है कि एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज करना इसको। उसके बाद अगर आप देखें तो देर आर मैनी हेल्प सेंटर्स जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट से पहले रिव्यू करना चाहिए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। लेकिन डॉक्टर साहब इसकी कोई मेडिसिन भी होती है? जी, बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है, लेकिन देखें ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अगर तो आपको माइनर फोबियाज हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से थेरेपी से मैनेज हो जाते हैं तो मेडिसिन शुरू नहीं करनी चाहिए। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थेरेपी से बड़ा अच्छा उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर सीवियरिटी इतनी है कि आपको हिंडर कर रही है, आपकी परफॉर्मेंस बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो देन द बेस्ट अप्रोच इन द वर्ल्ड इज़ कि आप दोनों को कंबाइन करें। आप थोड़ी सी मेडिसिन सेफली उसको ऐड ऑन करें और साथ में उसकी थेरेपी करवाएं। तो गुफ्तगू को कंक्लूड करते हुए आप दोनों क्या पैगाम देंगे? जी सर। पैगाम तो यही है कि अर्ली रिकग्निशन किसी भी मसले का जो होता है ना, हल की तरफ पहला कदम होता है। अगर आप अपने बच्चों में, अपने में कोई भी किसी किस्म का इस तरह का प्रॉब्लम देखें, खौफ का या नफ्सियात का कोई ऐसा पहलू जो आपकी डेली लाइफ में रुकावट बन रहा है, तो प्लीज़ उसको एक्सप्रेस करने में अपनी कमज़ोरी ना समझें, उसके हल की तरफ आएँ। अल्लाह पाक ने बहुत से वसीले बनाए हैं, किसी दोस्त से डिस्कस कर लें, काउंसलर्स अवेलेबल हैं। आज के दौर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको हल ना मिले, और इनका हल जो फोबियाज का हल है
वो बड़े आराम से हो जाता है। और दवाइयाँ भी बहुत सेफ़ हैं, अगर देनी भी पड़ें तो लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती हैं और आपकी ज़िंदगी इन रुकावटों से, बंदिशों से आज़ाद हो जाती है। ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, एग्ज़ाम फोबियाज़ हैं, प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आप सोचें, एक इतना टैलेंटेड बच्चा है, वो प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती, करियर ख़राब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर को भी ख़राब करती हैं, आपके बच्चों को आगे जाने से रोकती हैं। इनका इम्पैक्ट बहुत सीवियर है। तो इनके हल की तरफ आएँ, ये बड़े आराम से हल हो जाती हैं। इसका स्टिग्मा ना बनाएं, ये कोई कमज़ोरी नहीं है, किसी का कसूर नहीं है, ये बस हो जाती हैं क्योंकि मल्टीपल 16 साल फैक्टर्स की की उम्र वजह पे से। मसला हल करना आसान है, 60 साल की उम्र पे एग्जैक्टली वो आपके सिस्टम का इतना मेजर हिस्सा बन हाँ, जाती है कि बिल्कुल। उससे फिर फिर वो- निकलना मुश्किल वो होता आपका है। बिल्कुल फेम सही। बिलीफ सिस्टम बन जाता है ना। बिल्कुल उस वक्त सही। भी निकल सकते हैं। हाँ, ये निकल नहीं उस है वक्त कि भी अगर सकते किसी हैं। को फोबियाज हैं 60 साल की उम्र पे, 70 साल की उम्र पे, तो हम उसको डील नहीं कर सकते। हाँ, कर थोड़ा सकते हैं, लेकिन it resistant will हो take जाता है। time.